ओके, हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कनकेव मिरर के बारे में। होता क्या चीज़ है कि जब कनकेव मिरर के सामने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका इमेज डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर बनता है। कभी मिरर के सामने बनेगा, कभी मिरर के पीछे बनेगा, कभी कनकेव मिरर के फ्रंट साइड में बनता है और कभी कनकेव मिरर के बैक साइड में बनता है। कभी इमेज रियल बनते हैं, कभी इमेज वर्चुअल बनते हैं, कभी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनते हैं, कभी इमेज वर्चुअल एंड आपके इरेक्ट बनते हैं। तो क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ इमेज कहाँ बनेगा तो हम बोलेंगे रियल बन रहा है, इमेज कहाँ बनेगा तो हम बोलेंगे वर्चुअल बन रहा है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट नंबर 10th में, मतलब 10वीं पार्ट में मैंने आपको बता दिया था क्या सा कंडीशन नंबर फर्स्ट बता दिया था। कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या डिस्कस हुआ था कि जब ऑब्जेक्ट को पोल ऑफ द कनकेव मिरर और फोकस पॉइंट के बीच में रखा जाता है तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे इमेज बनेगा, उसका पोजीशन क्या होगा, कब आई की वैल्यू निगेटिव होगा, एम के वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कब होगा, पूरी की पूरी एक स्टोरी, एक कथा के रूप में हमने पार्ट नंबर 10 में इसके बारे में जानकारी दिया है। अब इस पार्ट में शुरू करेंगे सेकेंड कंडीशन से, और वो सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चों? सेकेंड कंडीशन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रखा जाएगा। यह आपका कनकेव मिरर है, यह आपका पोल है। ये जो लाइन आ रहा है इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक, क्लियर है? अब वो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, तो हम ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रखेंगे। क्लियर है कहानी? अब आप समझिए जरा कि पहला कंडीशन क्या होता है कि अगर ये कनकेव मिरर है, या अगर ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लियर है, तो और ये फोकस पॉइंट है, तो अगर बीम ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा तो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से पास करेगा। ये तो पहला कंडीशन था। सेकंड कंडीशन क्या था कि अगर ये कनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस पॉइंट है, अगर बीम ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से पास करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद से क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगा। क्लियर है? और थर्ड पॉइंट क्या होता है कि अगर ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, सो दिस इज पोल, दिस इज फोकस पॉइंट एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इफ लाइन विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, then after reflection it will this incident ray will retrace the same path, है ना, as a reflected rays। बात आगे समझ में। एंड फोर्थ कंडीशन क्या होता है? फोर्थ कंडीशन क्या होगा कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, और इसको बोलेंगे पोल। तो जब लाइट पोल पर पड़ती है बाय मेकिंग सम एंगल, सपोज ये एंगल हो गया हमारा थीटा, तो रिफ्लेक्शन के बाद से इतना ही एंगल बनाते हुए क्या होता है? ये रिफ्लेक्ट होता है। ये चार कंडीशन हमने बताया था, मतलब चार तरीके से लाइट ऑब्जेक्ट से मिरर के तरफ जाती है, जिसको हम इंसिडेंट रे नॉर्मली कहते हैं। अब समझिए, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है चारों में से। अच्छा, एक और बात समझिए, इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होता है जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट मिले। तो दो रिफ्लेक्टेड रेज हमें चाहिए, तो एटलीस्ट दो इंसिडेंट रे भी चाहिए। तो चार कंडीशन में से कोई दो कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। क्लियर कर? कोई दो कंडीशन लीजिए। अब ये बात हो गया कि चार में से कौन सा दो कंडीशन का चॉइस हम करेंगे, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। ये की पॉइंट है भाई, ये आपका जो है ये की पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। इस बात को आप एकदम आपके एकदम दिमाग में छपना चाहिए ये सारी बातें, कि चार तरीके से बीम ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से कनकेव मिरर की तरफ पड़ती है। तो अब चारों में से पहले का तुम चूज कर सकते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ से बीम ऑफ लाइट पैरेलल पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ेगा, इसी को नहीं इंसिडेंट रे कहेंगे। उसके बाद से रिफ्लेक्शन के बाद से कहाँ से पास करेगा? फोकस पॉइंट से। तो एक स्केल लेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और ये फोकस पॉइंट से आपने पास करा दिया, फोकस पॉइंट से आपने क्या कर दिया। तो यहाँ से ये जो रेज है ये इंसिडेंट रे है, और ये जो रे है इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रेज हो गया। तो पहला कंडीशन डन हो गया, ये पहला कंडीशन हमने क्या कर दिया? डन कर दिया। ओके, नाउ
ओके, नाउ सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है कि जब इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से पास करेगी, एक बात बताइए, जबकि ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर है तो ये फोकस पॉइंट से पास तो नहीं कर सकेगी। जब कि ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर है तो ये फोकस ना पॉइंट से पास नहीं कर सकेगी, इसीलिए सेकंड कंडीशन नहीं अप्लाई होगा, केवल इसमें नहीं अप्लाई होगा। अब हमारा थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करेगा बीम ऑफ लाइट तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पथ को फॉलो करते वापस चला जाएगा। और थर्ड कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं और फोर्थ कंडीशन भी इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं थर्ड कंडीशन का। अगर बीम ऑफ लाइट ऐसे पड़ती है मिरर पे, आप पूरा स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे। अगर बीम ऑफ लाइट ऐसे पड़ती है और हमको कनकेव मिरर को ये पता चला कि ये जो इंसिडेंट रे है कनकेव मिरर के उस पॉइंट पर टच होता है, उस पॉइंट पर जाकर के मिलता है, उसी वह जो पॉइंट है, ये पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, तो कनकेव मिरर क्या करेगी इसी इंसिडेंट रे को वापस रिफ्लेक्ट कर देगी, उसी पाथ से क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी और बोलेगी आप जाइए, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से जाइए। और देखिए ये सीधे चला आएगा, ये सीधे आपका, आप इसको स्केलिंग कर लेंगे, आप इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पर कर दिया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक को इंसिडेंट रे कहा जाता है, इंसिडेंट रे, और यहाँ से ये जो लिखा है इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज। वेरी गुड। अब आप देखिए ये बात है, ओके सॉरी, ये एक बात ये है कि आप जानते हैं कि जो दो रिफ्लेक्टेड रेज अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज वहीं पर बनेगा, क्लियर है कहानी, नहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो इमेज नहीं बनेगा, यही होता है नॉर्मली। ओके, अब इस पर बात करेंगे, इसमें कितनी सत्यता है इसकी बात करेंगे। यहाँ पर दोनों ये जो रे ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो चाहे पैरेलल इधर होंगे तो इधर इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगे, तो इधर इमेज नहीं बनेगा, और इधर भी अगर हम इसको डॉटर लाइन के द्वारा मिलाएं तो नहीं मीट होगा, नहीं इंटरसेक्ट होगा। पैरेलल लाइन का यही स्टोरी होता है कि पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, न इधर इंटरसेक्ट करेगा न इधर इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका समाधान ये है कि बहुत सारे देखिए दो पैरेलल लाइन जो होता है, अगर आप रेलवे ट्रैक पर खड़े हो जाते हैं तो चूंकि रेलवे ट्रैक जो कि वास्तव में पैरेलल है, लेकिन जब आप दूर पर देखेंगे, बहुत दूर देखेंगे तो देखेंगे ये कि दो रेलवे ट्रैक जो कि पैरेलल है मिल रहा है, फिर उस पॉइंट पर जाएंगे तो फिर भी वही भ्रम रहेगा, फिर उस पॉइंट से और दूर देखेंगे तो आपको फिर भी मिलता हुआ रेलवे ट्रैक दिखाई देगा, लेकिन मिलेगा नहीं, मिलता हुआ दिखाई देगा लेकिन मिलेगा नहीं। इसीलिए टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट, लेकिन देयर इज नो फिक्स पॉइंट फॉर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का कोई निश्चित पॉइंट नहीं होता है कि किस पॉइंट पर इनफाइनाइट है, ये आज तक क्लियर ही नहीं हुआ, क्लियर है कहानी। तो दो पैरेलल लाइन कहाँ काटता है, इनफाइनाइट पर काटता है, और इनफाइनाइट का कोई पॉइंट होता ही नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि दो ये पैरेलल लाइन है, कहाँ काटेगा, इनफाइनाइट पर काटेगा, इसीलिए इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। तो यहाँ पर इमेज विल बी, यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। हियर इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइटी, कहाँ बनेगा इमेज, इनफाइनाइट पर इमेज बनेगा। बात समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे यहाँ से लेकर के और इसके बीच के एफ से लेकर के पी के बीच के डिस्टेंस को नॉर्मली फोकल लेंथ कहा जाता है, कोई दिक्कत है, वेरी गुड। और आप यहाँ पर भी देख लेंगे किसी फोकस पॉइंट से और पी तक के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, यू भी कहा जाता है, क्योंकि इसी फोकस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को हम क्या कर दे रहे हैं, इस चीज को हमने इरेज कर दिया। यहाँ पर चूंकि हमको यू को दिखाना है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर ओके,
तो अब हमने क्या किया, इसको इरेज करके हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, यू हो गया। ठीक है, यू क्या होता है, यू इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट केप्ट एंड पोल ऑफ द मिरर। तो सब कुछ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये जो पॉइंट दिख रहा है, चूंकि इमेज यहाँ पर बन रहा है और यहाँ मतलब इनफाइनाइट हमने माना है, तो इस पोल से लेकर के और इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। और वी की वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। वी की वैल्यू इस कंडीशन में क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ओके, शुरू करें कहानी। वेरी गुड। अब हम बात समझिए, पहला इसका कंक्लूजन समझिए, जो कि अगर ये आप कंक्लूजन पढ़ लेते हैं तो आप न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का यही प्रॉब्लम रहता है कि यार यू की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस के लेंगे, प्लस लेंगे, वी की वैल्यू माइनस प्लस लेंगे। सिर्फ और सिर्फ लेक्चर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। थ्योरी तो आप भी किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल को समझना एक चैलेंज बन जाता है। इसीलिए कोशिश करेंगे कि आपका न्यूमेरिकल तगड़ा हो जाए, क्योंकि 10th में न्यूमेरिकल तक ठीक रहेगा, तभी आप 11th-12th का न्यूमेरिकल फिजिक्स का सॉल्व कर सकेंगे। अब समझिए बात को, कंक्लूजन में फर्स्ट कंडीशन ये होगा कि यू की वैल्यू तो हमेशा निगेटिव होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यू की वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा निगेटिव रहेगा। बात समझ में आ गया। ए से लेकर के बी तक इसी को बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ओ से रिप्रेजेंट किया है हमने, तो इसीलिए आपका ओ क्या हो गया, ओ भी पॉजिटिव होता है, और ओ हमेशा पॉजिटिव होता है। ओ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब बात ऐसा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ कनकेव मिरर का क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। ओनली फॉर कनकेव मिरर, ओनली फॉर कौन मिरर, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। केवल कनकेव मिरर के लिए एफ की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। हमारा आ गया वी की वैल्यू, समझिए वी की वैल्यू क्या हो जाएगा, चूंकि इमेज इज फॉर्मिंग फ्रंट साइड ऑफ द कनकेव मिरर एट इनफाइनाइट, तो फ्रंट साइड में सारे निगेटिव होते हैं, तो वी की वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पर निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। वी की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, बट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो माइनस में इनफाइनाइट ले सकते हैं, प्लस में इनफाइनाइट ले सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। देखते हैं वीडियो आपका आ रहा है क्लियर। ओके, तो यू की वैल्यू निगेटिव, ओ की वैल्यू पॉजिटिव, एफ की वैल्यू निगेटिव और वी की वैल्यू निगेटिव आपका यहाँ पर हो गया। अब हम बात करेंगे जो कि लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो सेकेंड हमारा स्टेटमेंट क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। सिंस एम इजकल टू कितना होता है, माइनस वी अपॉन यू। माइनस वी अपॉन यू किसके लिए होगा, मिरर के लिए होता है। तो आप देखेंगे माइनस वी, वी की वैल्यू क्या है, निगेटिव। वी की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है, तो निगेटिव से निगेटिव हो गया पॉजिटिव, और निगेटिव बच गया, तो एम की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एक और तरीके से हम जांच कर सकते हैं इसका। हम एक और चीज तो जानते हैं कि m की वैल्यू क्या होता है, आई अपान ओ होता है। m की वैल्यू क्या हो जाएगा, आई अपान ओ। तो एक चीज मैं यहाँ पर लिखना भूल गया कि i की जो वैल्यू है, इस पॉइंट में यहाँ पर लिख लेंगे, i की वैल्यू क्या रहेगा, निगेटिव होगा। और i की वैल्यू निगेटिव इसीलिए होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे y के निगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है, तो i की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। i की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब क्या हो गया कि इमेज जो बनेगा वह इन्वर्टेड बनेगा। यहाँ पर समझिए, थोड़ा सा इसको मैं कंजेस्टेड हो गया है। ओके, देखिए v की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा, v की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब हो जाएगा इमेज विल बी रियल। इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा। और यहाँ पर i की वैल्यू अगर निगेटिव है, अगर नहीं कंफर्म निगेटिव है, क्योंकि यह y के निगेटिव डायरेक्शन बन रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो i की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। और i की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब ये होता है, क्या होता है कि जो इमेज होगा, इमेज विल बी इन्वर्टेड, उल्टा होगा। इमेज क्या होगा बच्चों, इमेज उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो यू ओ एफ वी, वी की वैल्यू जहां निगेटिव होता है इमेज आपका रियल होगा, और आई की वैल्यू जहां निगेटिव होता है इमेज आपका इन्वर्टेड होगा। इसीलिए देखिए एक बात समझिए, जहां इमेज रियल है वहीं इमेज इन्वर्टेड होगा।
तो जहाँ v की वैल्यू माइनस होगा वहीं i की वैल्यू माइनस होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब v की वैल्यू माइनस दिया गया हो तो आपको ये समझना है कि इमेज विल बी फॉर्म एज ए रियल एंड इन्वर्टेड। जबकि बात ऐसा है, सही बात यह है कि v की वैल्यू निगेटिव होना ये बताता है कि इमेज रियल होगा, और i की वैल्यू निगेटिव होना ये बताता है कि इमेज इन्वर्टेड होगा। लेकिन अगर v की वैल्यू निगेटिव मिल जाता है उसी समय हम कह देते हैं कि इमेज क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि v की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होता नहीं। v का मतलब निगेटिव होता है, इसका ये मतलब है कि इमेज रियल होगा। और जब v की वैल्यू निगेटिव होता है उसी समय i की वैल्यू निगेटिव होता है, उसी कंडीशन में i की वैल्यू निगेटिव होता है तो इन्वर्टेड हो गया इमेज। इसीलिए हम कहते हैं कि v की वैल्यू निगेटिव होता है, इसीलिए हम कहते हैं क्या, कि इमेज आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। बात क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बात किया जाएगा और बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा ताकि न्यूमेरिकल जो है आपको आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट सेगमेंट का स्टोरी आपको क्लियर हो गया। सेकंड सेगमेंट का स्टोरी क्या है, आप जानते हैं कि सिंस m इक्वल टू कितना होता है, माइनस वी अपॉन यू। तो m इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू निगेटिव है, इधर देखिए v की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, अपॉन u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल, सो m विल बी निगेटिव, m की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। एक और तरीका है इसको नेगेटिव चेक करने का। अगर मान के चलिए कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा न्यूमेरिकल सही गलत है, तो चेक करने का भी तरीका है। इसीलिए हम आपको रीचेक करना भी सिखाएंगे। हर एक न्यूमेरिकल को रीचेक करना मैं आपको बताऊंगा। तो एक तरीका ये हो गया कि निगेटिव हो गया। क्या हम ऐसे भी तो जांच कर सकते हैं कि m इक्वल टू आई अपॉन ओ होता है, तो m इक्वल टू आई की वैल्यू निगेटिव हो गया, o की वैल्यू पॉजिटिव होता ही होता है। इस कंडीशन में भी m की वैल्यू क्या पाएंगे आप, निगेटिव पाएंगे। क्लियर है कहानी। देखिए एक और बात समझिए, है ना, इस पूरे इस कहानी में क्या हो रहा है, सिंस, यहाँ पर इसी में लिख दे रहा हूँ, सिंस i इज वेरी वेरी ग्रेटर देन o, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाईली इनलार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, हाईली इनलार्ज। इमेज क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा, हाईली मैग्नीफाइड हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत गुना बड़ा इमेज का साइज बनेगा। कहाँ बनेगा, कनकेव मिरर के सामने रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा बनेगा इमेज क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो देखिए एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंड दिस वन। सो i इज ग्रेटर, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया, इमेज विल बी हाईली मैग्नीफाइड, इमेज विल बी हाईली मैग्नीफाइड या हाईली इनलार्ज, हाईली क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड होगा। अब बात ये है, नाउ ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, सिंस i इज ग्रेटर देन 0, दिस इज o नॉट 0, i इज ग्रेटर देन o। o क्या है बच्चों, o आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और i क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। इस कंडीशन में इमेज बहुत बड़ा होगा कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या है यहाँ पर, सिंस i इज ग्रेटर देन o, देयरफॉर m इक्वल टू कितना होता है, i अपॉन o हो गया। अब एक बात बताइए जरा, i तो न्यूमरेटर में है, o डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर से हो गया ज़्यादा, तो m की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। m की वैल्यू क्या हो गया, हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 1। m की वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से 1 से ज़्यादा होगा। अब इसका एक हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। यहाँ पर एक क्या बात करेंगे, न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल की समझने का प्रयास करेंगे। पिछले भी कंडीशन में हमने न्यूमेरिकल के बारे में बात किया था, इस कंडीशन में भी हम न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। ओके, वेरी गुड। तो अब देखिए, अब इस अपने हिसाब से एक न्यूमेरिकल बनाइए। मान के चलिए कि इफ फोकल लेंथ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर है तो माइनस लेंगे, एंड लगे हाथ ये भी दे दिया गया हो कि u की वैल्यू कितना है, -20 सेंटीमीटर। और स्पष्ट भाषा में बात कर रहा है ये कि अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है
और उसी 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट भी रखा गया है, इसका मतलब पूरा का पूरा यही कथा होगा, एकदम यही स्टोरी होगा। क्या होगा, इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या होंगी, देखिए सुनिए, अगर f की वैल्यू -20, u की वैल्यू -20, कुछ सोचना नहीं है, सीधे बोलना है, इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। क्या बनेगा, रियल बनेगा। क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। केवल इतने पॉइंट्स अगर दे दिया जाए न्यूमेरिकल तब, और पूछ दिया जाए रे डायग्राम, बस तुरंत रे डायग्राम इसको ड्रा करना है। हाँ, इसको आप स्केलिंग करके करना है, ये हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसा नहीं, स्केलिंग करके करना है। क्लियर है? तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आप MCQ सॉल्व करते हैं ना भाई, अगर आप MCQ सॉल्व करते हैं तो आपके दिमाग में 6 के 6 कंडीशन फिट होना चाहिए कनकेव मिरर का, राइट। तो सीधे आपको देखना है, अच्छा f की वैल्यू दिया है -20 और u की वैल्यू -20 दिया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रखा गया है, इसका मतलब v की वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। बस i की वैल्यू निगेटिव होगा, m की वैल्यू निगेटिव होगा, m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, m की वैल्यू निगेटिव होगा और m की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन समझ लीजिए, यहाँ पर आप समझ रहे हैं जरा कि m की वैल्यू निगेटिव होगा और m की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गया, m की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गया और m की वैल्यू निगेटिव, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, आपको समझने में थोड़ा सा क्या दिक्कत है। आपको ऐसा लग रहा है कि m की वैल्यू जबकि निगेटिव होगा, निगेटिव का मतलब -1 -3 -4 होगा, तो उसको हम 1 से ज़्यादा कैसे बोल सकते हैं जी। तो मैंने आपको मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो m हमने लिया है ये मॉड्यूलस ऑफ m है, इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अभी समझिए, थोड़ा सा इसको हमने ब्रेक कर दिया अभी के लिए। ये जो हमने बात किया ये मॉड्यूलस ऑफ m है, मैंने मैग्नीट्यूड लेंगे केवल, निगेटिव पॉजिटिव से हमको कोई बहस नहीं, हमको क्या किससे बहस है, केवल मैग्नीट्यूड की बहस है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ i अपान मैग्नीट्यूड ऑफ o, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड अगर लेना है तो i की वैल्यू कितना हो गया, i की वैल्यू हमारा बहुत ज़्यादा है o से, i की वैल्यू o से बहुत ज़्यादा है, हाइट भी की बात है, i की वैल्यू o से क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मॉड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1। तो ये x वास्तव में क्या, ये वास्तव में जो है मॉड ऑफ m है, क्या ये मॉड ऑफ m है, क्या ये मॉड ऑफ m है। तो हमें अब जानते हैं कि आप पढ़े होंगे कि अगर मॉड में -5 हो तो +5 हो जाता है, और मॉड में अगर +4 हो तो भी +4 में हो जाता है। तो मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस, हम केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं भाई, माइनस प्लस हमको कोई लेना देना नहीं होता है, माइनस प्लस हमको कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर ये बता रहा है कि i की वैल्यू v की वैल्यू निगेटिव होने की वजह से m की वैल्यू निगेटिव हो गया, या i की वैल्यू निगेटिव होने की वजह से m की वैल्यू निगेटिव हो गया। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। किसका मैग्नीट्यूड, ये जो दिख रहा है मॉड ऑफ m, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो होगी 1 से ज़्यादा होगी। मैंने इसको आई थिंक कि पार्ट नंबर 10th या 9th में मैंने आपको बता दिया था पूरी कथा। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। अगर MCQ पूछता हो तो सीधे आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए पूरे कंडीशन के बारे में, और जैसे ही ये दिया जाए कि f की वैल्यू इतना है, u की वैल्यू इतना है, तो बस v की वैल्यू इनफाइनाइट होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डेट्स ऑल। लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे, बहुत आराम से। अच्छा, एक और डेटा हमने दे दिया, सपोज o की वैल्यू कितना है, प्लस में 5 सेंटीमीटर है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, +5 सेंटीमीटर है। पूरा कथा समझिए, यहाँ से सॉल्यूशन बहुत आराम से लिखेंगे, फ्रॉम मिरर फार्मूला। क्या लिखेंगे, मिरर फार्मूला, ओके। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, दिस इज मिरर फार्मूला, दिस इज मिरर फार्मूला। पुट द वैल्यू ऑफ f एंड u, सो f वैल्यू इज -20 और v वैल्यू नहीं दिया, v की वैल्यू नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे, और ये हो जाएगा -20। हमेशा ध्यान में रखेंगे, जिसकी वैल्यू नहीं दिया रहता है उसको हमेशा प्लस में ही रखते हैं, माइनस अपने तरफ से ज्ञान नहीं देंगे, अपने तरफ से ज्ञान देने का प्रयास नहीं करेंगे। जो अननोन क्वांटिटीज है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो निगेटिव नहीं रहेगा। अब समझिए, एक बात बताइए जरा, आप थोड़ा सा समझदार बनेंगे, 1/v
माइनस प्लस माइनस 1/20, माइनस आया इधर तो माइनस 1/20, माइनस इधर आएगा तो क्या बचेगा, प्लस बच जाएगा 1/v। ये देखिए यही चीज माइनस में और यही चीज किस में है, प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका जीरो, जीरो इजकल टू 1/v। तो जीरो को 0/1 लिखा जा सकता है, इसलिए v की वैल्यू क्या बनेगा, v की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, v की वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस पॉइंट ऑफ द कनकेव मिरर। अब हम बात करेंगे कौन से में, अब हम बात करेंगे m की वैल्यू या i की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सिंस m इजिकल टू माइनस वी अपान यू इजिकल टू कितना होता है, आई अपान ओ होता है। ये क्यों लिखा गया, i की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस वी अपान यू इजिकल टू आई अपान ओ, ओके। माइनस वी की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, वी की वैल्यू इनफाइनाइट, और यू की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यू की वैल्यू कितना हो जाएगा 20, यू की वैल्यू कितना हो जाएगा -20 इजिकल टू आई अपान ओ की वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। तो ये देखिए माइनस इनफाइनाइट अपान -4 इजकल टू कितना हो जाएगा आई। तो एक बात बताइए जरा हमको, ये जो इनफाइनाइट अपान 4 है, देखिए इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं 1/0, इनफाइनाइट को क्या लिखेंगे 1/0 डिवाइडेड बाई 4/1, तो 1/0 इंटू 1/4, तो 1/0, तो का मतलब इनफाइनाइट। तब आई की वैल्यू इनफाइनाइट मिला, आई की वैल्यू इनफाइनाइट मिलने का मतलब क्या हो गया कि इमेज का साइज बहुत बड़ा होगा, इमेज का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज। इसलिए तो कहा गया है कि इमेज क्या, इमेज विल बी फॉर्म, इमेज विल बी हाईली इनलार्ज, इमेज विल बी हाईली इनलार्ज। ये समझिए, ये आई की वैल्यू इनफाइनाइट बता रहा है कि साइज ऑफ इमेज विल बी हाईली इनलार्ज एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बट v इजिकल टू इनफाइनाइट ये बता रहा है कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, image will be formed at infinite. So always keep in mind, if image is forming at infinite, then size of image will be like infinite size bhai, like infinite size. So if image will be forming at infinite in the case of concave mirror, then confirm है कि object was kept at focus point of concave mirror, then it is very sure that size of image will be highly greater than the size of object। क्लियर है, तो ये पूरी कहानी होगा इसके बारे में, ठीक है। तो हमने एक सेगमेंट क्लियर किया, कौन सा सेगमेंट क्लियर किया कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रखते हैं तब। इसको आप अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से दिमाग में इसको आप रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। इसको एक बार आप लिख लीजिए।